से तनातनी पर आज बड़ी हलचल का दिन है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे आज से 2 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। तो वहीं एलएसी पर कल चीन से 11 घंटे बातचीत हुई। ये बातचीत आज भी जारी रह सकती है। बातचीत में भारत ने चीन को अपनी सेना को पीछे हटने और 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करने को कहा है। वहीं आज रूस, भारत और चीन के वर्चुअल समिट में 3 देशों के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। हालांकि ये बातचीत कोरोना, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर होगी। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं और आज वो रूस के नेताओं से मॉस्को में बातचीत करेंगे। चीन से टकराव के बीच इस बातचीत को अहम माना जा रहा है। चीन से तनाव के बीच आर्मी चीफ आज लद्दाख जा रहे हैं और वो 2 दिन तक लद्दाख का दौरा करेंगे। दौरे पर आर्मी चीफ गलवान में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही वो एलएसी पर तैयारियों का जायजा भी लेंगे। चीन से बातचीत पर जानकारी लेंगे। लौटते वक्त वो श्रीनगर भी जाएंगे। आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी लेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को एयर चीफ मार्शल भी लद्दाख गए थे। इस वक्त और जानकारी के साथ लेह से श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, पिछले हफ्ते लद्दाख का दौरा एयर चीफ मार्शल का और अब 2 दिन के दौरे पर आर्मी चीफ जा रहे हैं। क्या अभी ग्राउंड पर स्थिति है? क्योंकि कल भी 11 घंटे बातचीत हुई, आज फिर बातचीत की उम्मीद है। क्या तस्वीर अभी ओवरऑल आप वहां पर देख रही हैं? मीनाक्षी, ग्राउंड पर यथास्थिति अगर हम कहें, लगातार जिस तरीके से चीन से बातचीत के बावजूद कोई नतीजा नहीं। हाँ, चीन की तरफ से ये जरूर कह दिया जाता है कि हाँ, हम पीछे हटेंगे, 5 मई से पहले की स्थिति को बहाल करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। और इसीलिए अगर इस गतिरोध को तोड़ना है, अगर युद्ध इकलौता विकल्प नहीं है, तो फिर ये बातचीत ही इकलौता रास्ता हो जाता है। भारतीय सेना की, वायुसेना की, सबकी तैनाती हमें लगातार दिखती है। जैसे कि आप जिस समय हम बातचीत करते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं दरअसल मीनाक्षी कि रियल टाइम तस्वीरें न दिखाएं, इसलिए मैं उसे अवॉइड करके ही दिखाऊंगी इस समय। भारत पूरी तरीके से तैनात है, चाहे आसमान में हो, जमीन पर हो। पेंगोंग त्सो के इलाके में भी सैनिकों की संख्या को चीन ने बढ़ाया, तो हमने उसे मैच करते हुए वहां पर हमने भी अपने सैनिकों की संख्या उतनी कर दी है। डिप्लॉयमेंट के डिटेल्स भले ही सामने आते हैं, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जाता है, ताकि उकसावे की रणनीति बिल्कुल ना लगे। आर्मी चीफ यहां पर आ रहे हैं, दोपहर तक लैंड करेंगे लेह एयरपोर्ट पर। वो यहां का कार्यक्रम उनका अभी पूरी तरीके से गोपनीय रखा जा रहा है मीनाक्षी, लेकिन जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से एलएसी पर जाने की खबर नहीं है। यहां पर मुलाकात करके वो यहां से जायजा लेंगे। इसके साथ ही जो खबरें आ रही थी वो ये भी कि जिस तरीके से एयर चीफ पहुंचे थे लेह और श्रीनगर दोनों जगह पर, वैसे ही मुमकिन है कि न सिर्फ एलएसी बल्कि एलओसी की भी परिस्थितियों की जानकारी लेते रहें, क्योंकि वहां पर भी पाकिस्तान बार बार कुछ न कुछ उकसावा करते ही रहता है। मीनाक्षी, बिल्कुल। और देखिए, अकेले जून में ही 30 आतंकवादियों का अब तक सफाया जो है भारतीय सेना कर चुकी है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। श्वेता, हालांकि आज का दिन बहुत डेवलपमेंट्स भरा रहने वाला है, क्योंकि आज विदेश मंत्री, 3 देशों के विदेश मंत्रियों की एक वर्चुअल समिट, एक मीटिंग होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में है, जहां पर वहां के विदेश मंत्री से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि चाइना के नेताओं से कोई मुलाकात नहीं होनी है, लेकिन इन सब के बीच चीन की तरफ से जिस तरह का प्रोपेगेंडा वहां के सरकारी मीडिया से दिखाई देता है, वो तस्वीर भी सबके सामने है। कल उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा जाता है कि हम इसलिए मारे गए सैनिकों या घायलों की संख्या को डिस्क्लोज नहीं कर रहे ताकि ये किसी तरह का उकसावा ना लगे, जबकि हर उस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उन तौर तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है जो चीन को लेकर एक प्रोपेगेंडा की तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मंच पर रखते हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही आपका आकलन है। और जिस तरीके से चीन की तरफ से ये बातें और रुक रुक कर कही जाती हैं, पहले दिन उसने किसी तरह के डैमेज की कोई बात नहीं की, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने उसके बाद छाप दिया कि उनकी तरफ भी नुकसान हुआ है। हालांकि उस समय जो आंकड़ा उन्होंने दिया था वो भारत के आंकड़े से मैच करता हुआ आपको नजर आता। जो बाद में भारत की तरफ से और पूरी जानकारी एक बार इकट्ठा होने, भारत ने कभी भी सेंसर नहीं किया उस इंफॉर्मेशन को। भारत की तरफ से जब पूरी जानकारी इकट्ठा की गई, जो हमारे घायल सैनिक थे उनको लेकर जो खबरें आई, उसके बाद जाकर भारत ने तस्दीक की 20 की। चीन की तरफ से नहीं हुआ, भारत की तरफ से ही बाद में ये बातें सामने आई कि भारत की सीमा से 16 चीनी के शव सौंपे गए थे, और कहीं अधिक उससे थे, क्योंकि गलवान नदी जो वहां पर बहती है उसमें भी गिरने की आशंका थी कई चीनियों की। तो ये सारी चीजें चीन अगर छुपाता है, उसे उम्मीद भी नहीं रही होगी कि उसकी अपनी जनता में, वीबो में जिस तरह से हमने दिखाया कि वहां की सोशल मीडिया में
बुरी तरीके से लोग नाराज थे और सैनिकों के परिवार वाले ये कह रहे थे कि वो पीएलए के सैनिकों से, जो उनके अपने परिजन हैं, उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आक्रोश चीन को नहीं लगा होगा कि कभी भी उसकी जनता उसके खिलाफ ये बोलेगी कि हमें क्यों नहीं बात करने दिया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है मीनाक्षी की जिस तरीके से एक एक करके परत खुल रही है, बिल्कुल, ये इस मामले में भी अंतरराष्ट्रीय तौर पर चीन एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल। शुक्रिया श्वेता आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास आगे भी आते रहेंगे अपडेट्स के लिए और ग्राउंड से हर तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने के लिए। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि कैसे आज का दिन बहुत अहम है, अलग अलग स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की मुलाकातें होने वाली हैं, असर आप रूस में देखिए, क्योंकि वहां पर भी चीन के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खुला हुआ है। मॉस्को गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के नेताओं से मिलने वाले हैं और बैठक में राजनाथ सिंह रूस से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम जल्द दिया जाए, जल्द आपूर्ति उसकी हो, इसे लेकर डिमांड कर सकते हैं। साथ ही रूस से सुखोई 30, T-90 टैंक के जरूरी उपकरण भी चाहिए, इसकी भी जल्द आपूर्ति के लिए रूस से बात की जा सकती है। तो रक्षा और रणनीति साझेदारी पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस के नेताओं के साथ बहुत अहम बैठक होने वाली है। गलवान में चीन ने जो धोखा दिया उसकी गवाही अब अमेरिका की एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने दी है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन से सोची समझी साजिश के तहत यह हमला हुआ। इस हमले का प्लान चीनी आर्मी के वेस्ट थिएटर कमांड के प्रमुख ने बनाया था। हमले के जरिए चीन भारत को कड़ा संदेश देना चाहता था, लेकिन चीन का प्लान उल्टा पड़ गया। जैसी साजिश दरअसल चीन ने रची थी, हमला उस तरह नहीं हुआ। भारतीय सेना की बहादुरी के आगे चीन के सैनिक नहीं टिक पाए और इसीलिए इस हमले की खबरों को चीन में ज्यादा से ज्यादा दबाया गया, सेंसर किया गया, जिस बात की जानकारी अभी श्वेता भी दे रही थी। अमेरिकी रिपोर्ट यह भी कह रही है कि चीन को अपने 35 सैनिक गंवाने पड़े हैं। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक नंबर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। कल वहां के सरकारी मीडिया ने यह कहा कि जो सैनिक हैं वो जो नुकसान उन्हें हुआ है दरअसल वो भारत से कम है, लेकिन जो अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कम से कम 35 सैनिकों की मौत हुई है इस हमले में, इस बात का जिक्र अमेरिकी रिपोर्ट में भी है। तो एक तरफ एलएसी पर चीन से सामना है, तो दूसरी तरफ देश में उस पर हो रही सियासत भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को घेरा। उन्हें जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी मुश्किल समय में देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार सरकार और सरकार की नीतियों पर चीन के मामले में हमलावर बने हुए हैं। इससे पहले कल हमने आपको दिखाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये कहा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, विदेश नीति के मामले में सरकार को सोच समझकर बोलना चाहिए, और खुद राहुल गांधी लगातार इस पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। चीन के बाद अब आपको हम पाकिस्तान से जुड़ी खबर दिखाते हैं। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकवादियों पर एक्शन जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। हालांकि एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। इस महीने अब तक 11 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को रात में खबर मिली थी कि बंडजू गांव, जो कि पुलवामा जिले में आता है, वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू हुआ और दोनों मिलिटेंट मारे गए। पिछले 48 घंटे के दौरान कश्मीर में ये दूसरी मुठभेड़ थी। रविवार को कश्मीर के श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए थे और कुल मिलाकर 5 मिलिटेंट पिछले 48 घंटे में कश्मीर में मारे गए हैं। और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द पूरे कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बना दिया जाएगा। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। गलवान घाटी और फिंगर 4 में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के आग्रह पर सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच 11 घंटे लंबी मैराथन बातचीत चली। भारत ने मीटिंग में साफ कहा कि चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाए और पहले की पोजीशन पर लौटे। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना
एलएसी पर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के मनोबल को देखकर अब चीन भी समझ गया है कि उसकी कोई चाल यहां चलने वाली नहीं है, लिहाजा फिर वो बातचीत के रास्ते पर आ गया है। सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों ने 11 घंटे लंबी मीटिंग की। ये मीटिंग चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई। बैठक के लिए आग्रह चीन की सेना ने किया था। सूत्रों के मुताबिक आज फिर बैठक हो सकती है। सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक देर रात खत्म हुई। भारत की तरफ से टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लिन बैठक में शामिल हुए। बैठक में भारत ने एलएसी पर पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। चीन की सेना को 5 मई से पहले की स्थिति पर लौटने को कहा गया। भारत ने चीन को एलएसी के पास बनाए गए सभी बिल्डअप खत्म करने को कहा है। हालांकि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है, लेकिन चीन की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर नजर है। चीनी सेना एलएसी पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है। हिंदुस्तान की सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई है। चीन ने भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा पेंगोंग त्सो झील पर खोला है, जहां फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना डेरा डाले है, जिसके सामने भारत के जांबाज सैनिक डटे हैं। इन तस्वीरों में साफ है कि भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। इस बीच चीन की मक्कारी को देखते हुए एलएसी पर भारत ने सेना को खुली छूट दे दी है, ताकि मौके की नजाकत के हिसाब से वो फैसला ले सके। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया गया है, ताकि सेना कोई भी हथियार डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से खरीद सके। इस फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। अब देखना है कि गलवान घाटी पर कब्जे की बदनीयत रखने वाला चीन अपने कदम कब पीछे खींचता है। श्रीनगर से शुजाउल हक और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ लद्दाख से गौरव सावंत, आज तक। भारत की तरफ से चीनी सामान के बहिष्कार पर चीन से प्रतिक्रिया आई है। बीजिंग के एक प्रोफेसर और डैंग जियाओपिंग के ट्रांसलेटर के नाम से मशहूर विक्टर गाओ ने माना है कि इसके नतीजे दोनों देशों के लिए गंभीर होंगे। सस्ते और बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन करने वाले चीन के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। इसके बावजूद वो भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आया। जब भारत में बहिष्कार का शोर तेज हुआ और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था पर खतरा नजर आया, तो उसके पैरोकार पैंतरेबाजी पर उतर आए। If the Indian people decide to walk away from the Chinese products, well, they may eventually, even unfortunately, end up with more expensive and probably not higher quality products than the Chinese companies may supply to the Indian market. चीन के पूर्व शासक डेंग जियाओपिंग के ट्रांसलेटर से और क्या उम्मीद ही की जा सकती है, जबकि हकीकत यही है कि चीन तमाम देशों में अपने खराब और सस्ते सामान की डंपिंग करता है, लेकिन भारत अब उसकी चालबाजी और बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। देश पर कोरोना की भयानक मार पड़ी है, मगर दिल्ली और मुंबई कोरोना से इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दोनों महानगरों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बेहिसाब ढंग से बढ़ रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना ने मानो ठान लिया है कि देश के 2 सबसे बड़े महानगरों में प्रलय मचा देगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह कोरोना का संक्रमण बेतहाशा फैल रहा है। पहले दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली में 24 घंटे में 2,909 केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,655 हो गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 2,233 लोगों की मौत हो गई है। मगर दिल्ली सरकार ने ठाना है कि कोरोना को हराना है। दिल्ली से कोरोना को परास्त करने के लिए
पूरा दमखम झोंका जा रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। जो हाल दिल्ली का है वही हाल महाराष्ट्र का भी है। पहले महाराष्ट्र के आंकड़े देख लीजिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,721 लोग संक्रमित पाए गए। सूबे में 24 घंटे में संक्रमण से 113 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 1,35,796 लोग संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अब तक 6,283 लोगों की मौत हो गई। मगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना की मार मुंबई पर पड़ी है। मुंबई में 24 घंटे में 198 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में 24 घंटे में संक्रमण से 46 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में अब तक कोरोना के कुल 67,586 लोग संक्रमित हुए। मुंबई में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,737 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके इसलिए बीएमसी ने रैपिड एक्शन प्लान के तहत मोबाइल एम्बुलेंस लॉन्च किया। बीएमसी ने 50 एम्बुलेंस लगाई है जो तुरंत मदद करेंगी। साथ ही बीएमसी ने अब डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा स्लम एरियाज कंटेनमेंट जोन है। एम्बुलेंसेस अरेंज की जा रही है जो बिल्डिंग एरिया से स्वैब कलेक्शन करेगी, और मुंबई जो बाकी की है वो अनलॉक में रहेगी, लेकिन इन इलाकों में कंटेनमेंट जोन को स्ट्रिंजेंट करके एक लॉकडाउन जैसा पुलिस बंदोबस्त दिया जाएगा ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए। मुंबई में स्थिति गंभीर है, मगर अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना को मात देकर लौट चुके हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए नियम मानिए और इस महामारी से बचे रहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। चीन को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरेबंदी शुरू हो गई है। आज रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत में इसकी झलक दिखेगी। वहीं राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे पर चीन की जग हंसाई होगी। भारत ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन अलग थलग पड़ जाए। सरहद पर तनाव के बीच चीन फिर बातचीत की टेबल पर है। तलखे के बीच चीन की फिर होगी इंटरनेशनल बेइज्जती। मौका है रूस, भारत और चीन यानी RIC की बैठक का। वैसे तो इस बैठक को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुलाया है, लेकिन इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीन को भारत नहीं देगा भाव। दोपहर के 1:30 बजे तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बातचीत में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हो रहे हैं, यानी तीनों आमने सामने होंगे। पूर्वी लद्दाख में LSE के साए में होने वाली इस बैठक का एजेंडा बिल्कुल अलहदा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाली बातचीत में आतंकवाद, तालिबान, कोरोना, ग्लोबल इकोनॉमी, अफगानिस्तान और वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर तीनों देश आगे की रणनीति बनाएंगे। गलवान में 15 जून की चीन की धोखेबाजी के बाद 17 जून को चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर की टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उसमें उन्होंने चीन को खरी खोटी सुना दी थी। S जयशंकर ने कहा था कि गलवान में चीनी सेना की पूर्व नियोजित कार्रवाई थी और इसका द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत के इस रुख का असर लंबे समय तक चीन को देखना पड़ेगा। RIC की मीटिंग में भारत ने किसी भी द्विपक्षीय वार्ता के लिए चीन को मना कर दिया है। इससे भारत न सिर्फ चीन को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक कड़ा संदेश देना चाहता है कि भारत अपनी अखंडता को बहुत गंभीरता से लेता है और बॉर्डर पे चीन को यथोस्थिति कायम करनी पड़ेगी अगर वो किसी भी तरह की वार्ता चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की जग हंसाई का सिलसिला मॉस्को में भी देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नाजी जर्मनी पर जीत के इस मौके पर चीन समेत कम से कम 11 देशों की फौज भी
विक्ट्री डे परेड में हिस्सा ले रही हैं। ये परेड 24 जून को निकलेगी। खास बात यह है कि 3 दिनों के रूस दौरे पर राजनाथ सिंह कई देश के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के नेताओं को करेंगे नजरअंदाज। राजनाथ के इस कदम से चीन को बेइज्जती का घूंट पीने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने मॉस्को के दौरे के दौरान रूसी मंत्री से बातचीत तो जरूर करेंगे, लेकिन अपने चीनी काउंटरपार्ट से इनकी बात होने की संभावना कम बताई जा रही है। इसका कारण ये बोला जा रहा है कि भारत एक स्ट्रॉन्ग संदेश देना चाहता है कि वो चीन के आक्रामक रवैये से डरने नहीं वाला, और जो भी बातचीत होनी है वो सेना के स्तर पर होगी या फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर होगी। रूस दौरे पर गए राजनाथ सिंह चीन की घेराबंदी का पूरा प्लान लेकर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से सुखोई 30 और T-90 टैंक के उपकरणों की तुरंत सप्लाई की मांग रखेंगे। वहीं भारत रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 भी जल्दी चाहता है, जिसे मिलने में कोरोना वायरस की वजह से देरी हो रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए S-400 कारगर हथियार है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रक्षा मंत्री की रूस यात्रा कई मायनों में अहम है। खासतौर से इस वक्त चीन के मुकाबले में लेह में तैनात लड़ाकू विमान सुखोई और T-90 जैसे टैंकों के जरूरी कलपुर्जों के साथ ही सेना को दूसरे सैन्य साजो सामान की भी जरूरत है। ऐसे में भारत उम्मीद कर रहा है कि रूस एक पुराना मित्र होने के नाते इस मुश्किल समय में भारत का साथ देगा। दुश्मन देश चीन के प्रति नरमी का दौर खत्म हो गया है। अब उसके साथ गलबहियां नहीं चल सकती। उसे कूटनीति के जरिए सबक सिखाना ही होगा। ताजा जख्म चीन को बताएगा कि भारत से पंगा लेना उसके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन ने पूर्वी लद्दाख के LAC पर जो गलती की है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। उसके घमंड को चूर चूर किया जाएगा। चीन के खिलाफ दिल्ली में आर्मी कमांडर्स की आज भी बैठक है। इसमें चीन के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी आगे की रणनीति की समीक्षा होगी। The entire situation along our borders with China is under control. पूर्वी लद्दाख में LAC पर चोट से अभी चीन उबर भी नहीं पाया है कि उसकी अगली किश्त तैयार हो रही है। उसके खिलाफ नई रणनीति का खाका बन रहा है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ बैठक की। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे चरण के लिए कमांडर्स राजधानी में हैं। 2 दिनों की इस अहम बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान सीमा के उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर ऑपरेशनल हालात की समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिए रणनीति बन रही है। रणनीति बनाकर ही दुश्मनों को मात दी जा सकती है। विश्वासघात पर चोट किया जा सकता है। इसी कड़ी में सेना को खुली छूट मिल गई है। सेना को साफ साफ कहा गया है कि अगर चीन गोली की भाषा समझता है तो उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाए। भूल जाएं नियम कायदे, भूल जाएं प्रोटोकॉल। భారత మాత సేవలో అమరులైనటువంటి సంతోష్ బాబు గారు కానీ లేక మరో 19 మంది మన సైనిక సిబ్బంది కానీ వాళ్ళ త్యాగాలు వృధా పోవు. తప్పకుండా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే అమరవీరులయ్యారో ఆ లక్ష్య సాధనలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు భారతీయ సైనికులకు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చింది. माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। समझौता उनसे किया जाता है जिनमें कोई समझ होती है। भारत और चीन के बीच भले ही ये समझौता है कि गोलियां नहीं चलेंगी दोनों के बीच, लेकिन अगर चीन उसका सम्मान नहीं करता है तो भारतीय सेना को वो आजादी देनी ही थी। भारत सरकार ने इस समय यह फैसला कर लिया है कि अगर जरूरत पड़ी, यानी चीनी अगर हमारी सीमा में घुसने के आप प्रयास करते हैं और हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, या फिर किसी सैनिक के ऊपर
एक खतरा रहता है उसकी जान पर, तो आप गोली चला सकते हैं, गोली का इस्तेमाल हो सकता है। आपको बता दें कि इस तरह की जब सीमाएं होती हैं जहां पर दो देशों के बीच युद्ध न लड़ने का समझौता होता है, हथियार वहां भी रहते हैं, लेकिन उस हथियार को लेने का तरीका अलग होता है, यानी कि आपकी जो गन है वो नीचे की तरफ पॉइंट करती है, आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उसका। लेकिन अब भारत सरकार ने अपनी तरफ से यह फैसला ले लिया है कि अगर सैनिकों को लगता है तो वो अपनी तरफ से गोली चला सकते हैं। ये फैसला लेने में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से सक्षम है कि दुर्गम परिस्थितियों में पेट्रोलिंग करते हुए, चीन को उसकी हद में रोकते हुए उन्हें कब इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने कभी उकसावे वाली कार्रवाई की नहीं है। मोदी सरकार ने सेना को सैन्य सामान खरीदने पर भी मुहर लगा दी है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए तक का इमरजेंसी फंड बनाया गया है। सरकार ने भारतीय सेना के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड भी अनाउंस किया है। ये इस समय, इस घड़ी के ऊपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो क्रिटिकल काम है, जो पैसे के लिए में भी रुके हों, वो पूरा किए जाएंगे। ये अपना तैयारी, प्रिपरेशन और रिस्पांस के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है। सैन्य सामान डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए आक्रामक रणनीति अपना ली है, यानी अब गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। इसके साथ ही सेना के साथ भारतीय वायुसेना भी चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी मजबूत कर रही है। साथ ही भारतीय सेना के लिए जरूरी गोला बारूद खरीदा जा रहा है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीनी सेना को हर हाल में मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना ही होगा। एक तरफ भारतीय सेना को खुली छूट तो दूसरी तरफ सरहद पर सड़कों का जाल बिछाने पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। सरहद पर सड़कों को लेकर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की। इस बैठक में BRO, CPWD, ITBP के अफसरों के साथ मंथन हुआ। चीन बॉर्डर पर कुल 73 सड़कें बननी हैं। 61 सड़कें BRO बना रहा है, 12 रोड CPWD बना रहा है। भारत के इस आक्रामक नीति से चीन हक्का बक्का है, लेकिन उसे अभी और जलजला देखना बाकी है। भारत की सेना ऐसी सबक सिखाएगी कि चीनी सेना की कई नस्लें याद कर सहम जाएंगी। चीन मैली आंखों से भारत की तरफ देखने की जुर्रत कभी भी नहीं कर सकेगा। लद्दाख से श्वेता सिंह, दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया भर में कोरोना से चीन बेनकाब हो चुका है। विस्तारवादी नीति से वो अलग थलग हो गया, लेकिन शी जिनपिंग की सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सिक्किम से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां चीन की सेना लक्ष्मण रेखा लांघ रही है। हालांकि ऐसी ही हरकत उसने गलवान में भी की थी, जिसका करारा जवाब मिला। पैंगोंग में भी वो फिंगर 4 पर अड़ा हुआ है, लेकिन भारत ने ऐसी रणनीति बनाई है कि वो हमेशा के लिए पछताएगा। ये वीडियो कहां का है और कब का, इसका तो पता नहीं है, लेकिन इस वीडियो में सैनिक मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वीडियो हाल के दिनों का ही है। कहने को तो शी जिनपिंग की सेना अपने सैन्य साजो सामान का दम भरती है। कभी वो टैंक दिखाती है तो कभी फाइटर प्लेन। लेकिन चीन की ये कथित हाईटेक सेना जब लड़ती है तो नुकीले कांटों के डंडों से, लाठी से, इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि हथियारों का इस्तेमाल करे। दुनिया की सबसे गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी पूरी दुनिया में अपने इसी हथकंडे के लिए बदनाम हो गई है। पूर्वी लद्दाख के गलवान में LAC पर चीन की सेना ने हमारे सैनिकों पर लाठी डंडों से ही वार किया था। धक्का मुक्की से बात शुरू हुई और खंजर से वार कर दिया। इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन चीनी सैनिकों को मारते मारते गलवान में 43 के करीब चीनी सैनिक भी मारे गए।
गलवान की 15-16 जून की दरमियानी रात के उस हिंसक झड़प की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। आज भी गलवान में टेंशन है। दोनों तरफ से करीब हजार की संख्या में सैनिक तैनात हैं। गलवान घाटी में डटी भारतीय सेना से चीन बौखला गया। उसने चालबाजी से पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील में भी दूसरा मोर्चा खोल दिया। सूत्रों की माने तो पेंगोंग झील में कई हजार की तादाद में फिंगर 4 पर चीन और भारत की सेना आमने सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग में चीन ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच कई ढांचा खड़ा कर दिया है। चीन हालात को बदलना चाहता है। चीनी सेना पेंगोंग झील के फिंगर 4 पर कैंप कर रही है, जबकि ये इलाका भारत का है। फिलहाल जवाबी कार्रवाई के लिए फिंगर 4 पर भारतीय सेना ने भी खूंटा गाड़ दिया है। चीन को सबक सिखाने के लिए यहाँ भी भारतीय सैनिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पेंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है। चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर इस इलाके से, जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर।